सियाराम ई लर्निंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। तुगलक वंश के पतन के बाद दिल्ली सल्तनत में एक नए राजवंश का उदय होता है जिसे हम सैयद वंश के नाम से जानते हैं। सैयद वंश के 4 शासक बहुत ही प्रसिद्ध हैं और उन्होंने ही दिल्ली सल्तनत पर शासन किया। तो उनके लिए एक ट्रिक है, उसी पर हम रख देंगे तो सारे शासक आ जाएंगे। ट्रिक है खिज्र भाई मुबारक हो। मोहम्मद को आलम हुआ है। इसी ट्रिक पर आप रख देंगे ना, इसी ट्रिक पर आप रख देंगे तो आपके सारे शासक आ जाएंगे। खिज्र से खिज्र खान हो गया, मुबारक से मुबारक शाह सैयद हो गया, मोहम्मद से मोहम्मद शाह हो गया। इसके बाद अंतिम शासक अलाउद्दीन आलम शाह। याद करने के लिए एक ट्रिक है ताकि आप बेहतर तरीके से इसे याद कर सकें। तैमूर ने जब 1398 ईस्वी में भारत पर हमला किया तो वापस जाते वक्त उसने लाहौर, देपालपुर, मुल्तान के जो प्रांत था उसका प्रांतपति या हाकिम बनाकर खिज्र खान को सौंप दिया था सत्ता। तो खिज्र खान ने तैमूर को अपना आदर्श माना और उसके पुत्र शाहरुख के नाम के सिक्के जारी किए और खुतबे में भी उनका नाम पढ़वाता था। तो ऐसे दौर में खिज्र खान सैयद ने सैयद वंश की स्थापना की थी। तो खिज्र खान की पहले हम चर्चा करें यहाँ, जो सैयद वंश का संस्थापक था। तो सैयद वंश सल्तनत कालीन समस्त राजवंशों में खिलजियों के बाद सैयद वंश ने शासन किया है 37 वर्षों तक। 1414 से लेकर 1451 तक कुल 37 साल इन्होंने शासन किया है। ध्यान रखिएगा इसको। खिलजियों का शासनकाल सबसे कम है। खिलजियों का जो शासनकाल था, खिलजी वंश की बात करें, पिछले लेक्चर में बात हुई है, 1290 से लेकर 1320, यानी दिल्ली सल्तनत में सबसे कम शासन इन्हीं का रहा है। मात्र 30 वर्ष शासन किए हैं, ठीक। और सबसे ज़्यादा समय तक शासन किया था तुगलक राजवंश ने। तुगलक राजवंश की बात करें तो तुगलक वंश ने शासन किया है 1320 से लेकर 1414 ईस्वी तक। 1414 ईस्वी तक शासन किया है, तो काफ़ी लंबा समय तक शासन है, ठीक। तो अब यहाँ पर 37 वर्ष तक इन्होंने शासन किया है। सैयद वंश के समय दिल्ली सल्तनत जो थी उसकी सीमा 200 मील के क्षेत्र तक सीमित हो गई थी, जिसके बारे में कहावत था तुगलक वंश के लास्ट समय में कि सुल्तान का जो साम्राज्य था वो पालम तक चला गया था। दिल्ली में का हवाई अड्डा है पालम, वहीं तक सीमित रह गया था। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि दिल्ली सल्तनत की पतन हो रहा था। दिल्ली सल्तनत की स्थिति अच्छी नहीं थी और इसी दरमियान राजवंशों के बार बार उत्थान पतन भी हो रहे हैं। तो अब यहाँ पर बात करें, इस वंश का जो संस्थापक था उसका नाम था खिज्र खान। सैयद वंश के कुल 4 शासक हुए हैं जिसकी चर्चा हमने किया। खिज्र खान जो था 1414 से लेकर 1421 तक इसने शासन किया था। मुबारक शाह ने 1421 से लेकर 1433 तक शासन किया है। मोहम्मद शाह ने 1414 से 1443 तक शासन किया है। अलाउद्दीन आलम शाह ने 1443 से लेकर 1451 तक शासन किया। ये अंतिम शासक भी था जिसकी मृत्यु हो गई थी बदायूं में। इसकी मृत्यु हुई थी, बदायूं चला गया था। सुल्तान बहलोल शाह गाजी के पक्ष में सत्ता सौंप दिया था और वहीं पर इसकी मृत्यु हो जाती। तो दिल्ली सल्तनत में एक नया कमाल देखने को मिलता है। तुगलक राजवंश के बाद सत्ता स्वतः खिज्र खां के हाथ में आ गई और फिर इसके बाद अलाउद्दीन आलम शाह के बाद उसने अपना सत्ता किसको सौंप दिया? बहलोल लोदी को सौंप दिया। तो 2 रक्तहीन क्रांति यहाँ पर हो गई।
कि बगैर खून बहाए ही सत्ता मिल जाती है। ये बहुत बड़ी घटना थी दिल्ली सल्तनत के लिए। उपाधि जो सैयद वंश के शासक धारण करते थे उसे हम रैयत ए आला कहते हैं। रैयत का अर्थ फारसी में होता है प्रजा होता है, यानी प्रजा का सर्वे सर्वा इसको कह सकते हैं। रैयत ए आला को हम कह सकते हैं प्रजा का सर्वे सर्वा। यही ये उपाधि धारण करते थे रैयत ए आला का, ठीक है। और जो लोदी थे वो मसनद आली का उपाधि धारण करते थे। तो ये उपाधियां कुछ थी। स्रोत की बात करें तो सैयद वंश के इतिहास के स्रोत की अगर चर्चा करते हैं तो एकमात्र स्रोत है याहिया बिन अहमद सरहिंदी की रचना तारीख मुबारक शाही, जिसमें गजनवियों के उत्कर्ष से लेकर मुबारक शाह सैयद के शासनकाल का उल्लेख मिलता है। तैमूर के हमले का भी जीवन दस्तावेज प्रस्तुत करता है। देखिए ये पुस्तक बहुत महत्वपूर्ण है, तारीख मुबारक शाही, जो याहिया बिन अहमद सरहिंदी ने लिखा था, ठीक है। ये याहिया बिन सरहिंदी एकमात्र शिया इतिहासकार हैं। ये शिया इतिहासकार हैं। इसमें प्रथम नाम आता है इनका दिल्ली सल्तनत काल में। इसके बाद इस पुस्तक में युद्धों का सजीव चित्र है। युद्धों में तैमूर का आक्रमण का आंखों देखा वर्णन मिलता है। तैमूर का हमला, इनको युद्धों का इतिहासकार भी कहा जाता है। इनको युद्धों का इतिहासकार कहा जाता है। युद्धों का इतिहासकार, बहुत सारे युद्धों का इन्होंने जिक्र किया है, इसीलिए इनको युद्धों का इतिहासकार कहा जाता है। याहिया बिन अहमद सरहिंदी ने फिरोज शाह तुगलक की नहर प्रणाली का भी उल्लेख किया है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण इतिहासकार हैं। गजनवियों के उत्कर्ष से लेकर, यानी सुबुक्तगीन से लेकर मुबारक शाह सैयद के इतिहास का ये वर्णन करते हैं। बहुत ही प्रभावशाली पुस्तक है, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट आप लेना है तो इसको ले सकते हैं। सभी लोग आराम से स्क्रीनशॉट ले ले। तो फिर अब चलते हैं, चले नेक्स्ट पॉइंट की चर्चा करें यहाँ पर। अब यहाँ पर जो शासक है इसका नाम है खिज्र खां, और ये सैयद वंश का संस्थापक था। सैयद वंश का संस्थापक था, संस्थापक, ठीक है। सैयद वंश की स्थापना करता है। उपाधि इसकी थी रैयत आला की। खिज्र खान ने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी, ध्यान रखिएगा। सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक जो है वो है मुबारक शाह सैयद था, जो एक स्वतंत्र स्थिति का द्योतक भी है। तो रैयत आला की उपाधि से ही ये संतुष्ट रखा था अपने आप को, और अपने जो सिक्के थे उसमें तैमूर और उसके पुत्र शाहरुख का अंकन कराया था इसने, ठीक है। इसके बाद वह तैमूर के पुत्र शाहरुख को निरंतर भेंट यानी भू राजस्व ये भी प्रदान करता था, और उसी के निमित्त उसको सत्ता मिली भी थी। कि सत्ता पर आप काबिज रहेंगे तो आपको निरंतर भेंट और भू राजस्व की एक धनराशि आपको भेजनी होगी। इसी आधार पर उसको वरीयता दिया गया था, ठीक है। खुतबे में उसने शाहरुख के नाम का भी उल्लेख किया था, ध्यान रखिएगा इस चीज। शुक्रवार के जुमे की जो नमाज होती है उसी समय खुतबा पढ़ा जाता था। और इस्लामिक राज व्यवस्था में खुतबे का बड़ा महत्व है, क्योंकि जो इस्लामिक राज व्यवस्था थी वो धर्म केंद्रित राज व्यवस्था थी। वहाँ पर धर्म का बड़ा वर्चस्व था। खलीफा की सत्ता को व्यवहार में न सही सिद्धांत में तो मानते थे सभी शासक,
तो ये बहुत बड़ी बात है। कुछ लोगों ने नहीं माना, एक अपवाद स्वरूप रहे हैं। अब इसके प्रारंभिक जीवन की बात करें, खिज्र खां सैयद वंश का संस्थापक था जिसकी बात करें। इसके पिता का नाम था मलिक सुलेमान था, ठीक है, जो फिरोज शाह तुगलक के अमीर मलिक मर्दान दौलत का क्या था, दत्तक पुत्र था, या गोद लिया हुआ पुत्र था। सुलेमान मुल्तान का गवर्नर था और उसकी मृत्यु के बाद फिरोज शाह तुगलक ने उसके पुत्र खिज्र खान को वहां का गवर्नर बनाया। यानी इसका जो राजनीतिक उत्कर्ष था वो फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में ही शुरू हो जाता है, जहां पर इसे मुल्तान का गवर्नर बनाया गया, ठीक है। 1395-96 ईस्वी में दीपालपुर के राज्यपाल सारंग खान ने खिज्र खान को मुल्तान से अबदस्त कर दिया था, हटा दिया था उसको। खिज्र खान भागकर मेवात के मुक्ता बहादुर नाहर के पास शरण लिया था। इसी समय 1398 ईस्वी में तैमूर ने भारत पर हमला किया। देखिए बहुत बड़ी बात है यहाँ पर, जब तैमूर ने भारत पर हमला किया तो एक अवसर मिला इसे अपनी चीजों को भुनाने के लिए, और जरूर इसने सहायता किया है, स्पष्ट सहायता किया है। और सहायता न करता तो ये शासक कैसे बनता, तो मौके का फायदा उठा रहा था यहाँ पर, तो उसकी सहायता की तथा अधीनता स्वीकार कर लिया था। इससे प्रसन्न होकर तैमूर भारत से वापस जाते समय खिज्र खान को दीपालपुर, लाहौर और मुल्तान का गवर्नरी प्रदान कर दिया था, सूबा प्रांत प्रदान कर दिया था, ठीक है। अतः खिज्र खां ने पुनः अपना राजनीतिक प्रभाव बढ़ाने का अवसर मिल गया, मतलब अब उसको यहाँ से अपने राजनीतिक प्रभाव को बढ़ाने का अवसर मिल गया था। नेक्स्ट पॉइंट की चर्चा करें, यहाँ स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकते हैं आप, एकदम बेहतर है। चले सत्ता ग्रहण की बात करें भाई, जब तक आप सत्ता में नहीं रहते हैं तब तक कोई मजा नहीं, और सत्ता अधीनस्थ ही पलटते भी। चाणक्य ने कहा था कि सत्ता अपदस्थ करने का काम अधीनस्थ ही करते हैं। किंग मेकर का जिंदगी में कोई महत्व नहीं है। जिंदगी से एक सबक ये सीखिए कि किंग बनिए, किंग मेकर बनेंगे तो आप हाशिए पे चढ़ा दिए जाएंगे, आपको कोई वजूद नहीं रह जाएगा। तो किंग बनने की कोशिश करिए। तो ऐसे दौर में अब इसको मौका मिला है किंग मेकर से किंग बनने का, बहुत बड़ी घटना है। खैर तैमूर किंग बनना नहीं चाहता था, लेकिन एक अवसरवादी प्रवृत्ति का इंसान यहाँ दिखाई देता है खिज्र खान, जो उसकी सहायता कर रहा था। तो सत्ता ग्रहण इसने किया था जून 1414 ईस्वी में। उस समय परिस्थितियां उसके सामने बहुत खराब चल रही थी। तैमूर के आक्रमण के बाद दिल्ली तथा अन्य स्थानों पर पूरी तरह नष्ट हो गए थे। मतलब जो तैमूर ने हमला किया तो बड़ा भयंकर विध्वंस हुआ था, भयंकर लूटपाट, कत्लेआम, बहुत सारी जनता का कत्ल किया था, नगर उजड़ गए थे, बाजार उजड़ गए थे, सब कुछ चौपट हो गया था। तो ऐसे दौर में उसको फिर से स्थापित करने के लिए बड़ी चुनौतियां थी इसके लिए, और सल्तनत अनेक छोटे छोटे स्वतंत्र राज्यों में विभक्त भी हो गया था। भाई मोहम्मद बिन तुगलक के जैसा दूरदर्शी, अलाउद्दीन खिलजी के जैसा दूरदर्शी फिरोज शाह तुगलक तो था नहीं, और मोहम्मद बिन तुगलक के दौर में ही राजवंश बन रहे थे, जबकि दक्षिण भारत में विजयनगर बहमनी की स्थापना हो गए थे, बंगाल स्वतंत्र हो गया था। तो ये बड़ी विकट स्थिति थी, यानी राजनीतिक विकेंद्रीकरण हो गया था। अब उन साम्राज्यों को फिर से इकट्ठा करना बहुत बड़ी बात थी, और ये साम्राज्य दिल्ली सल्तनत को चुनौती भी पेश कर रहे थे, ये भी बड़ी समस्या थी। तो कटेहर, बदायूं, इटावा, पटियाली, ग्वालियर, बयाना, कंपिल, चंदावर, नागौर और मेवात अत्यंत अशांत क्षेत्र हो गए थे। यहाँ से लगातार विद्रोह हो रहे थे। सर्वप्रथम खिज्र खान ने सरदारों व अपने समर्थकों को विभिन्न पद और उपाधियां देकर संतुष्ट किया, ठीक है। ये तो हर शासक का एक विशेषता रहा है, कोई भी शासक रहा हो वो अपने व्यक्ति को ही पद या उपाधि देता है। तो ऐसा इसने भी किया। अब यहां पर इसने क्या किया कि मलिक उस शोरा
यानी मलिक तोहफा को वजीर बनाया था। मलिक उस सर्ग, मलिक तोहफा, इनको इसने क्या बनाया था? वजीर बनाया था। और ताजुल मुल्क की उपाधि दी। ठीक है, ताजुल मुल्क की उपाधि दी थी। देखिए, सरकी जो राजवंश है, ये लोदियों से संघर्ष यहाँ शुरू हो जाता है इनका। ठीक है, तो इसको पूर्व का सिराज भी कहा जाता है ना, जौनपुर को पूर्व का सिराज। सिराज एक प्रांत था मध्य एशिया में जो शिक्षा के लिए बहुत फेमस था। इसी नाते जौनपुर को पूर्व का सिराज भी कहा जाता है। इसके अलावा इसी जौनपुर को दार उस सरूर भी कहा जाता है। दार उस सरूर, ये भी शिक्षा का महान केंद्र था जौनपुर। तो मलिक उस सर की एक उपाधि यहाँ दिखाई देती है। सैयद सलीम को सहारनपुर की एकता प्रदान कर दी गई। वह सुल्तान का प्रमुख परामर्शदाता यानी सलाहकार था। मुल्तान और फतेहपुर की जागीर अब्दुल रहीम को दी गई। दोआब का क्षेत्र इख्तियार खान को दे दिया गया। दोआब तो समृद्ध इलाका होता है जहाँ पर उपजाऊ फसलें होती है, तो उस पर नियंत्रण करना भी बड़ा जरूरी था। मलिक सरवर को शहर का सहना घोषित कर दिया गया। सहना का मतलब वही, आप मंडी का जो प्रभारी होता है उसको सहना कहते हैं। मंडी का प्रभारी ये होता है, मंडी का प्रभारी। नायब दीवान का नियुक्त किया गया। यहाँ पर सहना और नायब दीवान दोनों। दीवान का जो सहायक होता है, दीवान क्या होता है? आर्थिक मामलों का विशेषज्ञ होता है, तो उसका जो सहायक होता है उसको नायब दीवान कहते हैं। ये भी भू राजस्व की वसूली में बड़ा सहायता करता है। तो ये क्षेत्र, ये पद भी प्रदान किए गए थे। इसके अतिरिक्त सुल्तान के अनुपस्थिति में उसे राजपद संभालने का दायित्व भी दिया गया था कि सुल्तान अगर अनुपस्थित है तो राज सिंहासन को भी वो ग्रहण करता था। मलिक दारिद को राज्य का सचिव तथा मलिक खैरुद्दीन को आरिज मुमालिक नियुक्त किया गया था। ये सेना मंत्री कहलाते थे। ठीक है, तो ये नियुक्तियां इसने की। अब नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चले हम। यहाँ पर स्क्रीनशॉट लेना ले लीजिएगा आप लोग। चले नेक्स्ट स्लाइड की बात करें यहाँ। अब उसके सैनिक अभियान की चर्चा करें यहाँ पर। तो सैनिक अभियान और विद्रोहों की बात करें। खिज्र खान ने अपने शासनकाल का पूरा समय उपद्रव विद्रोह को दबाने में व्यतीत किया था। देखिए, खिज्र खान खुद उसी परिस्थिति में सुल्तान बना भी था। इसी नाते उसको दीपालपुर, लाहौर और मुल्तान की एकता प्रदान की गई थी, इलाके प्रदान किए गए थे। तो ऐसे दौर में उपद्रव वाला इलाका तो था ही। उस समय दिल्ली सल्तनत की सीमा दोआब और मेवात के कुछ क्षेत्रों तक ही सीमित थी। ठीक है, खिज्र खान ने इन सीमाओं को विस्तृत करने का कोई प्रयत्न नहीं किया, क्योंकि अभी नया नया सल्तनत स्थापित किया गया था, तो इतना काबिल भी नहीं था कि उन क्षेत्रों पर अधिकार कर लेता। अभी साम्राज्य को स्थायित्व प्रदान करना था और एक प्रशासनिक ढांचे का भी जरूरत था। सिर्फ विजयों के द्वारा किसी साम्राज्य को चलाया नहीं जा सकता, प्रशासनिक ढांचा भी होना चाहिए। तो इसका भी निर्माण करने के उसके पास चैलेंज था। तो ऐसे दौर में इसने बहुत बड़ा प्रयास नहीं किया। उसका प्रमुख कार्य दिल्ली के निकट के उपजाऊ क्षेत्र को अपने अधीन करने तथा प्रत्येक वर्ष सैनिक बल द्वारा अपने जागीरों से भू राजस्व की वसूली करना। मतलब जो उपजाऊ इलाके थे वहां से प्रत्येक वर्ष से भू राजस्व के, यानी खराज, इसको हम खराज कहते हैं, खराज की वसूली करना जरूरी था। ठीक है, इस कार्य में उसके मंत्री ताजुल मुल्क ने उसकी सहायता कर दी थी। दोआब क्षेत्र में सैन्य अभियान की बात करें, देखें बहुत उपजाऊ इलाका होता है, खासकर ये यहाँ अगर बात करें तो इस दोआब का नाम है गंगा यमुना का दोआब। बहुत ही प्रसिद्ध दोआब भी माना जाता है, जहाँ पर सारी फसलें बड़ी अच्छी होती और बहुत उपजाऊ है इलाका। तो खिज्र खान ने
सर्वप्रथम 1414 ईस्वी में अपने वजीर ताज उल मुल्क के नेतृत्व में कटेहर के विरुद्ध एक अभियान भेजा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के आसपास से बुंदेलखंड के आसपास इलाका है कटेहर, जहाँ पर विद्रोह होता है। उस समय वहाँ का राजा राय हरि सिंह था। हरि सिंह पराजित होकर आत्मसमर्पण कर दिया तथा वार्षिक नजराना मतलब भू राजस्व की जो रकम थी उसको देने को स्वीकार कर लिया था। इसी प्रकार बदायूं, ग्वालियर, कंपिल, सीहोर तथा चंदावर के विद्रोही सामंतों ने आत्मसमर्पण किया तथा वार्षिक कर देने के लिए बाध्य हुए। यानी एक वार्षिक नजराना दे दिया जाए, उसके बाद वो अपना प्रशासन देख सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेना ले सकते हैं। चले नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। यहाँ पश्चिमी सीमा प्रांत में जो विद्रोह हुए थे उसकी बात कर लें तो पश्चिमी सीमा प्रांत में खिज़्र खां के पुत्र मुबारक शाह के नियंत्रण में था ये, ठीक है। 1416 ईस्वी में बैरम खां के परिवार के सदस्यों ने विद्रोह कर सिंध पर अधिकार कर लिया। दिल्ली से भेजी गई शाही सेना ने विद्रोहियों को नियंत्रित कर पुनः सिंध पर अधिकार कर लिया था। मतलब दिल्ली से जो भेजी गई सेना थी उसने फिर से विद्रोहियों को काबू पाकर उस सारे इलाके पर नियंत्रण स्थापित कर लिया था। और ये इलाका उसने किसको दिया था? अपने पुत्र मुबारक शाह सैयद को दिया था। बहुत ही काबिल व्यक्ति था वो। अगर हम सैयद वंश की बात करें तो एकमात्र ऐसा शासक है जिसको सबसे योग्यतम और काबिल कहा जा सकता है। इसके बाद भी पश्चिमी सीमा प्रांत के कई विद्रोह हुए। विद्रोहियों पर पूरी तरह नियंत्रण स्थापित नहीं किया जा सका। खिज़्र खां ने अनेक सैनिक अभियान अपने वजीर ताज उल मुल्क के अधीन भेजे, किंतु उसे कोई विशेष सफलता नहीं मिली। स्वतंत्र हुए प्रदेशों को अपने साम्राज्य में मिलाने में वह असफल रहा था। इन राज्यों से केवल राजस्व की वसूली ही की जा सकी थी, ठीक है। मतलब जो इलाके थे उसको अपने साम्राज्य में विजित नहीं कर पाया था, सम्मिलित नहीं कर पाया था। बस वहां से वार्षिक राजस्व ही उसे मिल सका था। किसी भी राज्य ने उसके समक्ष पूर्ण समर्पण नहीं किया। 20 मई 1421 ईस्वी को खिज़्र खान की मृत्यु हो गई। अब यहाँ नोट करने वाली बात एक और है कि खिज़्र खान जो था इसने दिल्ली के छठे शहर की स्थापना की थी। खिज़्र खान, इसका नाम है खिजराबाद। ये दिल्ली का छठा शहर था, ठीक है। ये बहुत नोट करने वाला पॉइंट है, इसको नोट किया जा सकता है बहुत बेहतर तरीके। चले हम इसके साथ ले लीजिए आप जरूर से। चले नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अब हम सैयद वंश के दूसरे शासक मुबारक शाह की बात कर लेते हैं। बहुत ही काबिल व्यक्ति था ये। खिज़्र खान के बाद उसका पुत्र मुबारक शाह गद्दी पर बैठा और स्वयं को सुल्तान घोषित कर दिया। यानी ये पहला शासक था, प्रथम शासक जो सुल्तान का पद धारण किया था, सुल्तान, ठीक है। तथा खुतबे में तैमूर के वंशजों का नाम हटाकर अपने नाम के खुतबे पढ़ाएगा। और अलग चीज देखने को मिला, ध्यान रखिएगा। खिज़्र खान ने अपने खुतबे में तैमूर के वंशजों का नाम अंकित किया था, लेकिन इसने ऐसा नहीं किया और खुद अपना नाम धारण किया। इससे तय है कि सुल्तान की उपाधि धारण करना, खुतबे में अपना नाम अंकित कराने से तय है कि वो एक स्वतंत्र शासक की भांति शासन कर रहा था। जैसा दिल्ली सल्तनत के जो राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी उसके लिए आवश्यक भी था, नहीं तो आपकी सल्तनत को मान्यता नहीं मिलती। तो ऐसे दौर में एक स्वतंत्र स्थिति का परिचायक था उसका एक कदम। उसने विदेशी स्वामित्व को स्वीकार नहीं किया। भाई तैमूर क्या फिर विदेशी थे, समरकंद से आकर भारत पर हमला किया था तो विदेशी था ना।
तो उसके प्रभुत्व को इसने स्वीकार नहीं किया था, बल्कि खलीफा के प्रति वो निष्ठा मान रहा था। खलीफा इस्लामिक जगत में आध्यात्मिक मामलों का प्रमुख होता है, ध्यान रखिएगा इस चीज को। और उलेमा जो होता है वो धार्मिक मामलों का प्रमुख होता है। यानी अगर बात करें तो इस्लामिक धर्मतंत्री व्यवस्था में खलीफा सर्वोच्च पद पर था। सैयद वंश के शासकों में मुबारक शाह सैयद योग्यतम शासक था। उसके शासनकाल के विषय की विस्तृत जानकारी याहिया बिन अहमद सदर हिंदी के पुस्तक तारीख मुबारक शाही से मिलती है। उपाधि की बात करें तो शाह, नायब अमीर उल उमनीन, और एक उपाधि यहाँ ऐड कर ले हम लोग सुल्तान की। तो ये धारण किया था उसने। हिजका के समय में सिक्कों पर तुगलक वंश के शासकों का नाम अंकित होता था, किंतु मुबारक शाह ने अपने सिक्कों से तुगलक वंश के शासकों का नाम भी हटा दिया। भाई जब शासन उसी को करना है तो क्या जरूरत है दूसरे के नाम का सिक्का, ठीक है। स्वयं को नायब अमीर उल मोमिनीन घोषित कर दिया। यहां पर होगा, इसका जो फारसी में अर्थ होता है वो होता है मुसलमानों का सहायक संरक्षक की बात हो रही, ठीक है। ये उपाधि धारण किया था इसने। 1428 ईस्वी में मुबारक शाह ने अपना नया सिक्का चलवाया तथा सैयदों के राजत्व के सभी प्रतीकों का उपभोग करना शुरू कर दिया। 1428 ईस्वी में सिक्का ये चलाया था, ध्यान रखिएगा इसको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिएगा आप लोग। देखिए कोई भी राजवंश है तो उस पर काबिज होना विजय के द्वारा तो महत्वपूर्ण है, लेकिन उसमें स्थायित्व तो लाने के लिए प्रशासन की जरूरत होती है। तो यही प्रशासनिक सुदृढ़ीकरण का काम मुबारक शाह सैयद कर रहा था। खिज़्र खान को अवसर नहीं मिला, वो लगातार लड़ाई भिड़ाई में ही व्यस्त था। तो यहाँ पर गद्दी पर बैठने के बाद मुबारक शाह ने सर्वप्रथम अपनी स्थिति सुदृढ़ करने का प्रयास किया। अमीरों व मलिकों को उनके पुराने पदों पर बने रहने दिया। मलिक उस सर को हिसार, फिरोजा, हांसी के जिले दिए, रजम नादिर को दीपालपुर का जिला दे दिया। ये सारे इलाके थमा दिए गए कि आप उनका देखभाल करिए। विद्रोह और उनका दमन की बात हो, मुबारक शाह जब गद्दी पर बैठा तो उस समय उसके सामने अनेक समस्याएं थी। भाई जो उसका साम्राज्य था वो तो अस्थिर था, खिज़्र खान का बहुत सारे विद्रोह भी हो रहे थे, छोटे छोटे प्रांतों में बटा भी हुआ था साम्राज्य। तो ऐसे दौर में उन साम्राज्यों को मिलाकर एक प्रशासनिक सुदृढ़ीकरण करने की भी जरूरत थी। तो इसी निमित्त उसने विजय अभियान भी किए। तो खिज़्र खान के समय के विद्रोहियों ने उन्हें उपद्रव आरंभ कर दिया। अतः मुबारक शाह को 3 मुख्य शत्रुओं से खतरा था। उत्तर पश्चिम में खोखर नेता जसरथ नाम था इसका, दक्षिण में मालवा का शासक, पूर्व में जौनपुर का शासक। यद्यपि मुबारक शाह ने राज्य विस्तार नहीं किया, किंतु शत्रुओं से अपने राज्य की सीमाओं को सुरक्षित रखने में सफल रहा। कमाल की बात है यहाँ पर। देखिए जो खिज़्र खान था वो राजस्व ही वसूल पाया था, लेकिन इसने क्या किया कि उन साम्राज्य को दृढ़ता प्रदान किया और उनसे मुकाबला करने में भी वो बराबरी के दर्जे का था। ये बहुत बड़ी बात है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की चर्चा करें यहाँ पर। विद्रोहियों में जो सबसे बड़ा नेता था उसका नाम है जसरथ, और ये क्या था, खोखर था। खोखर भी एक जाति होती है, हिंदुओं में एक जाति है, जैसे गुर्जर होते हैं उसी तरीके से खोखर भी जाति होती है, ठीक है। बहुत लड़ाकू जाति मानी जाती है। जाट भी बड़े, पहले तो किसान थे और लड़ाकू जाति को माने जाते हैं।
तो जसरत का विद्रोह ये खोखर था, ध्यान रखिएगा, कभी कभी क्वेश्चन में पूछ सकता है आपसे कि जसरत क्या था, खोखर था ये, ठीक है। तो मुबारक शाह के राज्यारोहण के तुरंत पश्चात जसरत के नेतृत्व में खोखरों का विद्रोह हो गया। ये मूल स्वभाव का था, सनकी स्वभाव का था। याहिया बिन अहमद सरहिंदी ने अपनी पुस्तक तारीख मुबारक शाही में कहा है कि ये सनकी स्वभाव का आदमी था, मुड्डी था जिसको गांव में बोलते हैं, बड़ा खतरनाक था ये। उसका प्रभाव क्षेत्र सियालकोट में स्थित था। तैमूर के आक्रमण के बाद फैली व्यवस्था का लाभ उठाकर उसने क्या किया था, लाहौर पर अधिकार कर लिया था। 1420 ईस्वी में कश्मीर के गृह युद्ध में उसने जैन उल आबिदीन का पक्ष लिया था। ये बहुत महत्वपूर्ण शासक है जैन उल आबिदीन, इसको कश्मीर का अकबर, ये धार्मिक नीति के नाते कहा जाता है, धार्मिक नीति यानी एक धर्मनिरपेक्ष शासक था, इसीलिए इसको कश्मीर का अकबर कहा जाता है, कश्मीर का अलाउद्दीन कहा जाता है। कश्मीर का अलाउद्दीन यानी बाजार नियंत्रण प्रणाली चलाया था, इसीलिए कहा जाता है। ये कुतुब के नाम से फारसी में कविताएं भी लिखता था, कुतुब इस नाम से फारसी कविता लिखता था, फारसी में कविता। सती प्रथा पर बैन लगाया था, कश्मीरी पंडितों को बसाया था, गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाया था, और इसी के दौर में राज तरंगेड़ी पूर्ण हुई थी। जोन राज और श्रीवर ने राज तरंगेड़ी को पूरा किया था। ये बहुत महत्वपूर्ण शासक है इस दृष्टिकोण से, जिसका नाम है क्या है, जैन उल आबिदीन, बहुत ही प्रसिद्ध शासक है। उसे गद्दी पर बैठाने का चाहता है, इसलिए उसे जैन उल आबिदीन का समर्थन किया था। जैन उल आबिदीन के सहयोग से उसने जालंधर पर आक्रमण किया था। जालंधर पंजाब में है, सरहिंद तक बढ़ा और मुबारक शाह स्वयं सरहिंद की ओर बढ़ जाता है। शाही सेना ने जसरत को पीछे हटने पर विवश कर दिया था। जसरत खोखर को जो शाही सेना थे उसे पीछे हटने पर विवश कर दिया था। मुबारक शाह ने उसके विरुद्ध अभियान जारी रखा, किंतु वह कुचला नहीं जा सका। अंत में 1422 ईस्वी में जसरत की पत्नी ने अपने पिता राय भिल्लम की हत्या का बदला लेने के लिए उसकी हत्या कर दी। जसरत खोखर की जो पत्नी थी उसकी हत्या उसका जो पिता का नाम था उनका नाम राय भिल्लम था, उसी का बदला लेने के लिए उसने जसरत खोखर को मार डाला। यानी इसका मतलब है कि बहुत बड़ा विरोधी राख का काटा इससे दूर हो जाता है। इसके साथ ले लीजिए आप लोग। चले नेक्स्ट पॉइंट की। अब यहाँ पर हम बात करें, इसने कटेहर और कंपिल के विद्रोह को भी समाप्त किया था। 1422-23 ईस्वी में मुबारक शाह ने कटेहर के विरुद्ध अभियान किया तथा वहां से राजस्व और खराज वसूल किया था। उसने बदायूं तथा कंपिल के राठौरों को समर्पण करने के लिए बाध्य किया था। राठौरों का शासन था यहाँ पर, बहुत ही महत्वपूर्ण राठौर है। गहड़वाल राजवंश के जो थे, गहड़वाल, इनको राठौर भी कहा जाता है, ठीक है। बनारस तक के भी इलाके पर इनका अधिकार क्षेत्र था। इटावा के सरदार के विरुद्ध भी सैनिक अभियान भेजे गए और उसने आत्मसमर्पण कर दिया था। मेवात का विद्रोह की बात करें, मेवातियों के विरुद्ध मुबारक शाह ने कई अभियान किया था। यहाँ विद्रोह जल्लू और कद्दू नामक मेवाती सरदारों ने किया था। कई अभियानों के बाद मुबारक शाह ने विद्रोह को कुचलने में सफल हुआ था। सरकी सुल्तान इब्राहिम शाह के विरुद्ध हुए संघर्ष में मेवातियों ने इब्राहिम शाह सरकी की सहायता की थी। भाई मेवाती तो मजबूत थे, क्योंकि उनकी लड़ाई किससे हो रही थी, मुबारक शाह सैयद से, तो उन्होंने किसका पक्ष ले लिया, इब्राहिम शाह सरकी का लिया। अतः मुबारक शाह ने 1428 ईस्वी में पुनः मेवात के विरुद्ध सैनिक कार्रवाई की। मेवाती सरदार मलिक कद्दू को बंदी बनाकर उसे मृत्युदंड दे दिया। इससे आतंकित होकर अन्य मेवातियों ने वार्षिक खराज देना कबूल कर लिया कि भाई बार बार
लड़ने से अच्छा है कि स्थिति तो अच्छी है नहीं, तो वार्षिक खराज दे ही दिया जाए जो रकम तय की गई है। चले नेक्स्ट पॉइंट की यहाँ पर। ग्वालियर में अलफ खां की पराजय की बात होती है। अलफ खां हुसैन शाह की उपाधि धारण करके शासक बन गया था। 1423 ईस्वी में उसने ग्वालियर पर आक्रमण कर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया था। आधिपत्य स्थापित करने का प्रयास किया था, अभी नहीं किया था। मुबारक शाह ने ग्वालियर की ओर प्रस्थान किया। अलफ खां संधि के लिए बाध्य हुआ और उसने ग्वालियर छोड़ देने और खराज देने स्वीकार कर लिया था। मतलब ग्वालियर को छोड़ दिया, खराज देकर समझौता करने की बात पूरी। बयाना के विरुद्ध अभियान 1426 ईस्वी में मुबारक शाह ने बयाना के विरुद्ध अभियान किया। उस समय बयाना का अमीर मोहम्मद खां था, उसने आत्मसमर्पण कर दिया और राजस्व देने के लिए बाध्य हो गया। अब यहाँ जौनपुर की बात करें, बहुत महत्वपूर्ण है जौनपुर, जहाँ का मैं खुद भी निवासी। जौनपुर बहुत सारे चीज़ों के लिए फेमस है, खासकर इत्र और मित्र के लिए भी फेमस है। कि जौनपुर का इत्र और जौनपुर के मित्र कभी भूलते नहीं हैं। ये बहुत कमाल का शहर है। 1359 ईस्वी में इसकी स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने अपने चचेरे भाई की स्मृति में, यानी मलिक जौना की स्मृति में किया। तब से ये शहर बहुत ही फेमस शहर है। आज भी इसका आबोताब बढ़ता जा रहा है। एक जमाने में ये सिविल सर्वेंट देने के लिए फेमस था। तो जौनपुर की बात हम करने जा रहे हैं। इस जौनपुर में एक राजवंश स्थापित किया गया था, उसको सरकी राजवंश कहते हैं। मलिक उस सरवर ने इसकी स्थापना किया था। तो यहाँ बात करें तो जौनपुर का जो शासक था उसका नाम था इब्राहिम शाह सरकी, और एक महत्वाकांक्षी शासक था। अपने राज्य का विस्तार करना चाहता था और इस उद्देश्य से वो बयाना, कालपी, मेवात के क्षेत्रों पर अधिकार करना चाहता था। अतः मुबारक शाह और इब्राहिम शाह के बीच मध्य संघर्ष संभावित था कि भाई उन इलाकों पर काबिज होने के दोनों की हसरत है, तो जाहिर सी बात है कि संघर्ष होना है। 1428 ईस्वी में दोनों के बीच युद्ध हुआ। इब्राहिम शाह सरकी पराजित हुआ और जौनपुर वापस लौट गया। पराजित होने के बाद अब चारा क्या बचता है उसके लिए। चले नेक्स्ट पॉइंट की चर्चा करें। यहाँ मुबारक शाह सैयद की हत्या हो जाती है, उसकी बात करें। सरवर उल मुल्क मुबारक शाह सैयद का वजीर था, जो मूलतः एक हिंदू था। ठीक है, सरवर उल मुल्क, उसका मूल नाम था मलिक सरूफ था। खिज्र खां के समय वह दिल्ली का राज्यपाल। मुबारक शाह ने उसे अपना वजीर नियुक्त किया था और प्रशासनिक कुशलता के उद्देश्य से मुबारक शाह का ये वजीर बना था। इसके अंदर बड़ी प्रशासनिक कुशलता थी। सरवर उल मुल्क से लेखा परीक्षण संबंधी कार्य को लेकर सेनापति कमाल उल मुल्क को सौंप दिया गया। सरवर उल मुल्क ने इसे अपना अपमान समझा, मतलब जो कमान उसके हाथ में थी वो किसी और को दे दी गई, तो इसको उसने अपमान समझ लिया था। अतः उसने मुबारक शाह से असंतुष्ट लोगों को एकत्रित कर 19 फरवरी 1434 ईस्वी को सिद्धपाल नामक एक व्यक्ति के द्वारा उसकी हत्या करवा दी थी। मुबारक शाह हत्यारों के गुट में मीरान सद्र भी शामिल था। याहिया बिन अहमद सरहिंदी के अनुसार मुबारक शाह ने 17 वर्ष 3 माह और 16 दिन शासन किया था। ये यहाँ एक चीज़ और आपको बताया कि उस समय ये मुबारकाबाद शहर का निरीक्षण कर रहा था, इसी का निरीक्षण कर रहा था। ये दिल्ली का 7वां शहर है।
दिल्ली का 7वां शहर। इसी का निरीक्षण कर रहा था, तो ऐसे दौर में धोखे से इसको मार डाला गया था। ये कहानी थी। और इसका वृत्तांत हमें याहिया बिन अहमद सरहिंदी अपने पुस्तक तारीख मुबारक शाही में स्पष्ट भी करता है। मुबारक शाह सैयद की उपलब्धियों की बात करें, मुबारक शाह सैयद वंश का सबसे योग्य शासक था। उसने स्वयं को सुल्तान घोषित कर दिया था, उसने खुद को सुल्तान घोषित किया था, पहला शासक था इस मामले में। राजत्व के सभी प्रतीकों का वो उपभोग करता था, मतलब शाही छत्र, दंड वगैरह, सिंहासन, सबका वो उपयोग करता था। ठीक। यमुना नदी के किनारे मुबारकाबाद नामक शहर बसाया था। तारीख फिरोज शाही के लेखक याहिया बिन अहमद सरहिंदी को उसका संरक्षण प्राप्त था। फरिश्ता ने मुबारक शाह सैयद के विषय में लिखा है कि वह सब एक सभ्य राजकुमार था और उसमें अनेक प्रशंसनीय गुण थे। ये बात फरिश्ता लिखता है, जहांगीर के दौर का इतिहासकार था। चले नेक्स्ट स्लाइड की हम बात करें।